इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पर वहीं पे कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद, और इसी फिरोज़ाबाद का एक इलाका आता है सिरसागंज। सिरसागंज इलाके के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है सुदामा नगर, और इसी सुदामा नगर कॉलोनी का रहने वाला कुंवरपाल यादव। कुंवरपाल की पत्नी का नाम उर्मिला। कुंवरपाल के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटियां और एक छोटा बेटा। बड़ी बेटी का नाम सपना। सपना जिसकी उम्र है लगभग 24 से 25 साल के आसपास, जो बीएड की पढ़ाई कर रही है। कुंवरपाल के पास अच्छा खासा संपत्ति ही नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक में भी काफ़ी दिलचस्पी रखता है। इसीलिए उसके घर पे कई तरह के नेताओं का आना जाना भी लगा रहता है। कुंवरपाल अपने घर के बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने घर में कई गाय और भैंस भी पाल रखा है। बात कर रहा हूँ मैं 26 जुलाई 2014 की सुबह सुबह। कुंवरपाल के जितने भी जानवर थे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। आस पड़ोस के लोग जब जानवरों का चीखना चिल्लाना सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए आस पड़ोस के लोग कुंवरपाल के घर पे जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार उसका जानवर क्यों चीख चिल्ला रहा है। लेकिन पड़ोसी जब कुंवरपाल के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है। इसीलिए 2 लड़के बगल वाले घर के माध्यम से उसके घर के अंदर नीचे उतरते हैं। दोनों लड़के जब एक कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। दरअसल कमरे के अंदर कुंवरपाल की बड़ी बेटी सपना का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दोनों लड़का जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं तुरंत ही उस घर से बाहर निकलते हैं और इस बात की जानकारी पड़ोसियों को देते हैं। पड़ोसियों को जैसे ही मालूम चलता है, धीरे धीरे वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि शायद अब ये मामला पुलिस का है। इसीलिए एक पड़ोसी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ कुंवरपाल के घर पे पहुंचती है और उसके घर का दरवाज़ा तोड़ करके कमरे के अंदर एंट्री करती है। पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो आखिरकार कमरे के अंदर बेड पे सपना की डेड बॉडी को देखती है। पुलिस सबसे पहले सपना की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके हाथ में करंट लगा हुआ है। दरअसल उस करंट की वजह से उसकी उंगलियों में सुराग हो चुका था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार कुंवरपाल का पूरा परिवार कहाँ चला गया है। पुलिस सबसे पहले सपना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुंवरपाल के पूरे परिवार को जहाँ तहाँ ढूंढती, करीब उसी दिन शाम के 5 बजे के आसपास थाने में एक व्यक्ति पहुँचता है, जिसका नाम है अभिनय राणा। अभिनय राणा जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो लोहिया नगर का रहने वाला है। अभिनय राणा पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुदामा नगर से सपना की जो डेड बॉडी आप लोग को मिला है, दरअसल सपना मेरी पत्नी है। अभिनय अपने पास से कई तरह का सबूत पुलिस वालों को दिखाता है, जिसे देख करके पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि वाकई में सपना अभिनय की पत्नी है। उसके बाद से पुलिस अभिनय से सपना के बारे में पूछताछ करती है तो अभिनय पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सपना की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और सपना की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पिता और उसके माता और साथ ही साथ सपना के 2 मामा हैं, जिसमें से एक का नाम है नंद किशोर और दूसरे का नाम है राधा किशोर। इन चारों ने मिलकर के सपना की हत्या किया है। अभिनय जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस अभिनय के तहरीर पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इसके बाद से कुंवरपाल के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुंवरपाल के परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 15 दिन बाद एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों को सूचना देता है कुंवरपाल के बारे में। खबरी जैसे ही कुंवरपाल के बारे में सूचना देता है, पुलिस 11 अगस्त को करीब रात्रि के 2 बजे के आसपास खबरी के बताए हुए जगह पर जाकर
एक घर में रेड मारती है और उस घर से कुंवरपाल को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब कुंवरपाल को अपने कस्टडी में लेती है तो कुंवरपाल भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। कुंवरपाल को जितने भी नेताओं से जान पहचान होता है सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपने आप को बचाने की बात करता है, लेकिन कोई भी नेता कुंवरपाल को साथ नहीं देता है। पुलिस जब कुंवरपाल को लेकर के थाने में पहुंचती है, कुंवरपाल से सपना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो कुंवरपाल इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर कुंवरपाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन कुंवरपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। सपना अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करती है, लेकिन सपना जिस कोचिंग में पढ़ाई करती है उसी कोचिंग में अभिनय राणा भी अपनी पढ़ाई करता है। इसी कोचिंग के दौरान सपना और अभिनय की पहली बार मुलाकात होती है। सपना और अभिनय की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से पहले सपना और अभिनय के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से सपना अभिनय कई बार एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। समय जब गुजरना शुरू होता है, सपना की जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद से बीए में एडमिशन करा लेती है। लेकिन सपना जिस कॉलेज में बीए में एडमिशन कराती है उसी कॉलेज में अभिनय राणा भी एडमिशन करा लेता है। 3 साल का और समय गुजरता है। इन 3 सालों तक दोनों की पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद से सपना बीएड में दाखिला ले लेती है और अभिनय अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन अभिनय जब अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो फिर अपने ही इलाके में शराब का ठेका चलाने लगता है, जिसकी वजह से अभिनय अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अभिनय के पिता का नाम शिशुपाल सिंह जो एक पुलिस वाला है। शिशुपाल की पत्नी का नाम प्रेमा देवी। शिशुपाल का एक बड़ा बेटा भी है जिसका नाम है अभिषेक। शिशुपाल सिंह भी अपने एरिया का काफ़ी दबंग व्यक्ति है। सपना और अभिनय का जब 5 साल का प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी सपना के पिता को मालूम चल जाता है। कुंवरपाल को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बेटी का एक गैर बिरादरी के लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस बात पर कुंवरपाल काफ़ी नाराज़ होता है। अपनी बेटी को डांट फटकार ही नहीं लगाता है, बल्कि उसका कॉलेज आना जाना भी बंद कर देता है। इधर कुंवरपाल को अब लगता है कि इससे पहले कि सपना कोई उल्टी सीधी कदम उठा ले, कुंवरपाल अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार कुंवरपाल की ये तलाश भी पूरी हो जाती है और एटा का रहने वाला एक लड़का मिल जाता है। कुंवरपाल अपनी बेटी की शादी उस लड़के से तय कर देता है। लेकिन सपना को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, सपना इस शादी का विरोध करने लगती है। सपना अपने पिता से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं करूँगी। अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ अभिनय से ही करूँगी। लेकिन सपना जैसी इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है, उसके बाद से कुंवरपाल अपनी बेटी के ऊपर कई तरह की पाबंदी लगा देता है। जब सपना के ऊपर कई तरह की पाबंदी लग जाता है, उसके बाद से अभिनय से मिल भी नहीं पाती है। अब किसी भी तरीके से सपना अपनी छोटी बहन प्रार्थना से मोबाइल ले लेती है और उसी मोबाइल के ज़रिए अभिनय के नंबर पर फ़ोन करती है और ये सारी बात अभिनय से बताती है। रोते हुए अभिनय से कहती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और याद रखना, मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं करूँगी, क्योंकि अगर शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूँगी। सपना जैसी इस तरह की बातें अभिनय से कहती है तो अभिनय भी सपना को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों के दोनों बालिग हैं और हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। सपना अभिनय से कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी से करो, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन सपना जैसी इस तरह की दबाव अभिनय के ऊपर डालती है तो अभिनय भी काफ़ी परेशान रहने लगता है और सपना से शादी करने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है। और इसी षड्यंत्र के तहत फिर से सपना के बहन के नंबर पे 29 मई 2014 को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए मार्केट में बुलाता है। सपना को जब मिलने के लिए अपने पास बुलाता है तो सपना भी अभिनय से मिलने के लिए अपनी छोटी बहन प्रार्थना के साथ घर से निकलती है। घर से निकल करके जब अभिनय के पास पहुंचती है तो देखती है कि अभिनय के पास ऑलरेडी पहले से 2-3 महिलाएं मौजूद थी और लगभग 3 से 4 पुरुष मौजूद थे। उसके बाद से अभिनय सपना को लेकर के आर्य समाज मंदिर में जाता है और उसी मंदिर में रीति रिवाज के तहत उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अभिनय सपना के छोटी बहन प्रार्थना को उसे घर भेज देता है
और सपना को अपने साथ लेकर के घर चला जाता है। सपना को जो अपने घर लेकर के साथ जाता है तो अभिनय के माता पिता भी बड़ी खुश होते हैं और सपना को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इधर प्रार्थना जब अपने घर पे पहुंचती है उसके साथ में, जब सपना को उसके घर वाले नहीं देखते हैं, इस बात पे सपना के पिता प्रार्थना से पूछताछ करते हैं कि सपना कहाँ पे है। तो प्रार्थना अपने पिता से झूठ बोलती है कि जब हम मार्केट में गए थे तो दीदी मुझे चकमा देकर ना जाने कहाँ चली गई। लेकिन प्रार्थना जैसे इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है, उसके बाद से कुंवरपाल अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करता है। सपना जब फ़ोन उठाती है तो अपनी सारी सच्चाई अपने पिता से बता देती है। सपना कहती है कि दरअसल मैंने अभिनय से शादी कर लिया है और मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। सपना जैसे इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है तो इसे सुन करके कुंवरपाल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। कुंवरपाल अपनी बेटी को काफ़ी समझाता है, कहता है कि तुम सही सलामत से घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी कॉलोनी में काफ़ी बदनामी हो रही है। लेकिन सपना कहती है कि मैं अब कभी भी वहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। दरअसल मैं अब अभिनय से शादी कर चुकी हूँ और मैं अपने पति के ही साथ रहूँगी। कुंवरपाल अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सपना अपने पिता की एक बात नहीं मानती है। इस बात पर कुंवरपाल इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही अपने दोनों सालों के नंबर पर फ़ोन करता है और उन्हें घर पर बुलाता है और उन दोनों से सपना की सारी कहानी बताता है और उनसे पूछता है कि अब तुम ही लोग बताओ कि अब मैं क्या करूं। इस पे कुंवरपाल के दोनों साले उसे सुझाव देते हुए कहते हैं कि हम अभिनय को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तीनों जब बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते आखिरकार एक फैसला निकालते हैं। सपना के मामा उसके पिता को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें तो गलती अभिनय की नहीं है, बल्कि सारी की सारी गलती सपना की है। सपना ही घर छोड़ करके भागी है और जाकर अभिनय से शादी की है। हम सपना को समझाते हैं और उसे घर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर अभिनय के पिता अपनी बहू से कहता है कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी तो कर लिया, लेकिन इस शादी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। क्यों ना तुम अपने पिता से बातचीत करो, तुम अपने पिता के पास चले जाओ और फिर एक शादी की तारीख तय करते हैं और बड़ी धूमधाम से हम तुम दोनों की शादी करते हैं। लेकिन अभिनय के पिता जैसी तरह की बातें सपना से कहता है तो सपना अपने ससुर को समझाते हुए कहती है कि ये किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी। इसीलिए शिशुपाल अब अपने बेटे की शादी सबको बताने के लिए घर पे दावत रखता है और कहता है कि मेरे बेटे ने लव मैरिज कर लिया है, इसीलिए मैं अपने घर पे दावत रख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये दावत रखता है, इस बात की जानकारी सपना के पिता को मालूम चल जाता है। सपना के पिता को लगता है कि अगर वाकई में शिशुपाल ने यह दावत दे दिया तो सारे लोगों को मालूम चल जाएगा कि सपना ने उसके बेटे के साथ भाग करके शादी कर लिया है। इसीलिए अब कुंवरपाल एक षड्यंत्र बनाता है। इससे पहले कि शिशुपाल के घर पर दावत दिया जाता, कुंवरपाल अपनी बेटी के साथ सपना के ससुराल में जाता है और सपना के ससुर से कहता है कि दरअसल मैं अपने बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को घर पे ले जाऊँ। इस शादी की तारीख तय करते हैं और फिर इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। कुंवरपाल जैसे इस तरह की बातें शिशुपाल से कहता है तो शिशुपाल को भी उसकी बातें पसंद आ जाती है। उसके बाद से शिशुपाल अपनी बहू को समझाते हुए कहता है कि तुम अपने पिता के साथ चले जाओ, लेकिन सपना अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कैसे भी करके शिशुपाल और उसका बेटा सपना को समझा करके तैयार कर देते हैं। उसके बाद से सपना अपने पिता के साथ घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही इधर घर पे पहुंचती है, उसी रात को ही शिशुपाल सपना के कमरे में जाता है और उसका दरवाज़ा अंदर से सिटकिनी लगा देता है और फिर सपना को समझाते हुए कहता है कि जिस एटा के लड़के से हमने तुम्हारी शादी तय की है, तुम उसी से शादी कर लो। लेकिन कुंवरपाल जब इस तरह की बातें अपनी बेटी से कहता है तो सपना भी अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ और मैं अब दूसरी किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। कुंवरपाल अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सपना उसकी एक बात नहीं मानती है। जब कुंवरपाल को भी लगता है कि उसकी बेटी अब उसकी बात समझने वाली नहीं है, कुंवरपाल गुस्से में आ जाता है, एक वायर निकाल करके लाता है बोर्ड में लगाकर और उसी वायर से सपना को करंट दे देता है, जिसकी वजह से सपना की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। रात्रि के करीब 2 बजे का टाइम था। सपना जैसी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से कुंवरपाल भी एकदम से डर जाता है। अब कुंवरपाल को ये डर सताने लगता है कि अब वो कहीं जेल न चला जाए। कुंवरपाल कमरे से बाहर निकलता है और इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को देता है। लेकिन जैसे ही उर्मिला को मालूम चलता है कि उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, उर्मिला रोना धोना शुरू कर देती है
उसके रोने की आवाज़ सुन करके कुंवरपाल को भी लगता है कि कहीं आस पड़ोस के लोग ना जान जाए। इसीलिए कुंवरपाल उसी रात को ही अपने सारे बच्चे और पत्नी को घर से बाहर निकालता है, घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा देता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ मौके से फरार हो जाता है। वाकई में कुंवरपाल जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कुंवरपाल के ही तहरीर पे उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।